नाम है शिवांग और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं PYQ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट के। ठीक है, ये 2022 के PYQs को आज हम लोग देखने वाले हैं। इनमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो फॉर्मुलेटर्स के चैनल पे आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और आपको किसी तरह का इसमें कोई क्वेरी हो, कोई कंप्लेन हो, किसी तरह का कोई सवाल हो, ठीक है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर और या फिर जो भी क्वेरी है आपकी। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनके लिए ये सब्जेक्ट रिलेवेंट है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका। तो पहले आपका आता है वन आंसर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है पहला आपका। और इसमें क्या रहता है कि आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, लेकिन हम लोग जितने भी क्वेश्चन है वो सारे देख लेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है अपना, व्हाट इज द रिडक्शन इन मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट कॉल्ड। ए का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, लॉस और डेफिसिट। 4 ऑप्शन है आपके पास, है ना। पूछा गया है कि रिडक्शन इन मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। तो एसेट क्या होता है भाई लोग? तो एसेट होता है अपना जो वैल्यूएबल आपकी प्रॉपर्टी हुई या वैल्यूएबल आपके गुड्स हुए, उनको एसेट कहा जाता है, जिनसे आपको, जिनको बेचकर आपको फायदा होने वाला हो। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कैपिटल एसेट के बारे में। कैपिटल एसेट में आपका रिडक्शन इन द मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट है, एसेट का कुछ वैल्यू होगा। वैल्यू किसके टर्म में? वैल्यू ऑब्वियसली मनी के टर्म में रहेगा आपका। ठीक है, और उसमें रिडक्शन हो गया तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम लोग कैपिटल लॉस। तो फर्स्ट का ए का ऑप्शन, सेकंड जो है आपका सही आंसर होगा। आपने किसी प्राइस पे परचेज किया, किसी एसेट को। ठीक है, परचेज प्राइस। अच्छा, और आपको कुछ समय के बाद उस एसेट को आपने सेल कर दिया एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, या फिर आपने सेल नहीं किया, आप उसको रखे हुए हैं और आपकी वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू उस एसेट की कम होते जा रही है। तो अब आप जब सेल करेंगे उसको, तो सेलिंग प्राइस आपका परचेस प्राइस से कम हो जाएगा। इसी को यहाँ पे कैपिटल एसेट के वैल्यू में रिडक्शन कहा गया है और हम लोग कहते हैं इसको कैपिटल लॉस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ये कह रहा है करंट एसेट लेस इन्वेंटरीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज नोन एज। ऑप्शन ए लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन सॉरी फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है करंट रेशियो, थर्ड है आपका एसिड टेस्ट रेशियो और फोर्थ है आपका डेब्ट रेशियो। तो यहां आपसे पूछ रहा है कि करंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज, लेस इन्वेंटरीज पूछा गया ना। डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, असेट जो वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट आपके पास जो है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। लाइबिलिटी जो नॉन वैल्यूएबल है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज यहाँ किससे रेफर कर रहा है? तो इन्वेंट्रीज यहाँ रेफर कर रहा है आपको जो गुड्स रहते हैं, रॉ मटेरियल्स रहते हैं, उनके लिए। तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं हम लोग? तो इसका वैल्यू जो है रेशियो में, इसे कहा जाता है क्विक रेशियो। ठीक है, यहाँ अपने पास क्विक रेशियो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर क्विक रेशियो के लिए एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक, यही अगर यहाँ पे इन्वेंटरीज को हम लोग लेस नहीं करते, अगर इसको लेस नहीं करते, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी होता, तो हमारे लिए सही ऑप्शन होता करंट रेशियो, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि इन्वेंटरीज को लेस कर दिया है तो यहाँ पे थर्ड वाला अपना सही आंसर होगा, दैट इज एसिड टेस्ट रेशियो।
चलिए अगले क्वेश्चन को डील कर लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है अपना 1 का सी। ये कहता है द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 365 डेज इन अ ईयर, 365 डेज अ ईयर इज नोन एज। तो वो इंटरेस्ट जो हम लोग 365 दिन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंटरेस्ट, एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट, ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट, नन ऑफ द एबव। अब देखिए जहां जहां इसमें नन ऑफ द एबव आ जाता है वहां जो है कंफ्यूजन चालू हो जाता है, मगर यहाँ कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखिए इंटरेस्ट तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंटरेस्ट क्या है ना। और एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट, ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों जो है ये हमारे लिए थोड़े से नए वर्ड्स हैं, नए शब्द हैं, नए टर्म्स हैं ये। तो क्या होता है जब हम लोग 365 डेज के बेसिस पे हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट। और अगर वही 360 डेज के बेसिस पे करते हैं तो वो हो जाता है ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको सही आंसर होगा ऑप्शन 2, एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सवाल है ये, है ना। ये आपको जब आप इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये आपको शुरू में ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 1 का डी। इसमें है in what method of computing depreciation where where it assumes that a sinking fund is established in which funds will accumulate for replacement purposes? Option 1 straight line method, second sum of year method, third sinking fund method, declining, और फोर्थ है आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये चारों जो है आपको डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड दिए हुए हैं, है ना। और इसमें आपसे पूछा है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें कि आप एक सिंकिंग फंड को अलग रख देते हैं, अलग एसेट से अलग उस एक सिंकिंग फंड को एक्यूमुलेट करते जाते हैं और फिर वो फाइनली आपको एसेट को रिप्लेस उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि वो फाइनली एसेट को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसको कहा गया सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड। अब देखिए ये जो है ये सवाल सिंकिंग फंड इसमें आया है और ऑप्शन में भी आपको एक जगह सिंकिंग सिंकिंग फंड मिला है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, है ना। अगर आपको सिंकिंग फंड के बारे में कुछ नहीं भी मालूम है तो भी आप तुक्का मार सकते हैं कि सिंकिंग फंड इसका सही आंसर होगा, सिंकिंग फंड मेथड। हाउएवर अगर आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, है ना, दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट है, यहाँ एक बना दिया गया है इन्हें और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। खैर जब आप पढ़ते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग तो उसमें आपको एक डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करने का मेथड आता है, दैट इज सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है कि आपको एसेट के साथ एसेट जब आप प्रोक्योर करते हैं तो आप कुछ उसके कुछ अमाउंट, है ना, जो उससे इंटरेस्ट से मिला उसको आप अलग इकट्ठा करते हैं। कुछ तो उसका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एक्सेट्रा इन सब चीजों में जाएगा, ठीक है। और कुछ आप अमाउंट अलग उसको एक्यूमुलेट करते जाते हैं एट सम इंटरेस्ट, और वो या फिर बिना इंटरेस्ट के भी। और वो एक्यूमुलेट होते 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 क्या होता है कि एक टाइम के बाद इतना वो बड़ा अमाउंट हो जाता है कि वो आपके एसेट का जो वैल्यू था उसको रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा मेथड है ये सिंकिंग फंड मेथड। यहाँ पे आपका फर्स्ट का डी ऑप्शन होगा सही, फर्स्ट के डी का ऑप्शन 3 होगा सही, दैट इज सिंकिंग फंड मेथड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का ही, ड्यू टू चेंज इन revised estimate is prepared if the sanctioned estimate exceeds। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या फिर ड्यूरिंग आपके क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूशन प्रोसेस, है ना। आपको कुछ ऐसे अनदेखे सिनारियोज मिल जाएंगे जिनके कारण आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने अथॉरिटी से किसी सैंक्शन प्राइस पे सैंक्शन कर या सैंक्शन एस्टिमेट पे आपने सैंक्शन करवाया था अपने प्रोजेक्ट को।
लेकिन अब आपको कुछ ऐसे कारणों के कारण आपके कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन की वो बढ़ गई। तो अब आपको फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा एस्टिमेट को। रिवाइज्ड एस्टिमेट आपको बनाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ जाना चाहिए सैंक्शन एस्टिमेट जिसके कारण आपको फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट की जरूरत पड़े, ये यहाँ पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है 2%, 2.5%, 4% और 5%। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका 5%। सैंक्शन एस्टिमेट अगर अपने वैल्यू से 5% एक्सीड कर जाता है तो हमें रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो वन का ही यहाँ पे छोटा सा सिंपल सवाल खत्म हुआ। अब आता है वन का एफ। वन के एफ में कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज नोन एज। यहाँ पूछा गया आपसे कि किसी प्रॉपर्टी की लाइफ खत्म होने के बाद, यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद, जब उसकी वैल्यू को हम लोग इवेल्युएट करें, निकालें, और बिना डिसमेंटल किए हुए निकाले, बिना उसको तोड़े फोड़े निकाले, तो उसे क्या कहते हैं? तो जब आप पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को तो आपको मिलेगा एक टर्म सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, और एक मिलेगा आपको स्क्रैप वैल्यू। तो सैल्वेज वैल्यू क्या होता है कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होता है एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। और स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि जब ये भी आपका सेम रहता है, एंड ऑफ सॉरी, ये रहता है आपका वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ बट आफ्टर बीइंग डिसमेंटल्ड। तो इसमें आपको डिसमेंटलिंग होगी। ठीक है, इसमें आपको डिसमेंटलिंग होगी, इसमें यहाँ डिसमेंटलिंग नहीं मिलेगी। तो सैल्वेज वैल्यू अपना सही आंसर होगा। यहाँ पे है कहीं सैल्वेज वैल्यू आपके ऑप्शन में? पहला ऑप्शन है बुक वैल्यू, दूसरा है राइट ऑफ वैल्यू, थर्ड है आपका जंक वैल्यू, और फोर्थ है आपका नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जंक आपको मिल रहा है। जंक आपका कई जगह पे स्क्रैप वैल्यू को भी कहा जाता है। तो ये तो डिसमेंटलिंग के बाद हो जाएगा, विदाउट डिसमेंटलिंग नहीं होगा। बुक वैल्यू नहीं हो सकता। बुक वैल्यू आपका एक सर्टेन पीरियड के बाद जो उसकी प्राइस बनेगी आफ्टर डिप्रिसिएशन, वो रहता है बुक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सैल्वेज वैल्यू कहीं है नहीं, तो नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। ये आंसर आपका हो गया वन का एफ, सैल्वेज वैल्यू सही आंसर होगा। अब चलते हैं वन के जी पे। वन के जी पे पूछा है द डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी इज मेजर्ड इन। ऑप्शन है क्यूबिक मीटर, ऑप्शन सॉरी, वन है क्यूबिक मीटर, सेकंड है स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, और थर्ड है आपका मीटर, फोर्थ है आपका नन ऑफ द एबव। तो डीपीसी क्या होता है? डीपीसी होता है अपना डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स किस चीज का करते हैं? सीमेंट का कर सकते हैं, सीमेंट सैंड का। और ये करते क्यों है? ये करते इसलिए है क्योंकि आपकी सॉइल जो है, सॉइल पे अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है बना हुआ, तो होता ये है कि सॉइल से वो नमी को खींच लेता है और उसके कारण फिर वहां पे आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। या आपने पढ़ा होगा सिलिका एग्रीगेट रिएक्शन, ये भी हो सकता है डैम्पनेस के कारण। तो इसी डैम्पनेस को रेजिस्ट करने के लिए, इसी डैम्पनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अ, क्या करते हैं कि डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये डैम्पनेस कहाँ इफेक्ट करता है? ये डैम्पनेस आपको ब्रिक्स में इफेक्ट करेगा, ये डैम्पनेस आपको प्लास्टर पे इफेक्ट करता है। और इससे बचने के लिए हम लोग डीपीसी को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि डीपीसी को किसमें मेजरमेंट जो होता है आपका डीपीसी का, वो किस में करते हैं? तो मेजरमेंट हम लोग करते हैं मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर्स में। ठीक है, डीपीसी की मेजरिंग होती है आपको मीटर स्क्वायर में। चलिए,
मेजरिंग इसलिए पूछा क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, और इसमें आपको अलग अलग जो आपके मटेरियल्स यूज हुए हैं उनकी वैल्यू निकालनी होगी, उनकी वैल्यू एस्टिमेट करनी होगी, ताकि आप पहले ही बता पाए कि आपको किसी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना लगेगा। इसीलिए यहाँ पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 1 का एच। ये कहता है कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है द वॉल्स अलोंग विद डोर्स एंड अदर ओपनिंग्स, सेकंड है बाथरूम एंड लेबोरेटरी, थर्ड है आपका किचन एंड पेंट्री, फोर्थ है आपका नन ऑफ द एबव। तो कारपेट एरिया में कौन सा एरिया नॉट इंक्लूडेड है, कौन से एरिया को हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। देखिए कारपेट एरिया वो होता है जो आपका विद इन द बाउंड्री ऑफ वॉल्स, जो आपके यूजेबल एरिया रहते हैं, जहां आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, है ना, वो कारपेट एरिया कहलाता है। तो वॉल अलोंग विद डोर्स एंड अदर ओपनिंग जो है आपका यूजेबल एरिया नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन होगा 1 का एच। कारपेट एरिया के अंदर हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इंक्लूड किसे करते हैं? बाथरूम, लेबोरेटरी, आपको बेडरूम्स को कर सकते हैं, बालकनीज को कर सकते हैं, किचन एंड पेंट्री को कर सकते हैं, ये सारे आपके कारपेट एरिया में इंक्लूडेड रहेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 का आई। ये कहता है इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रेथ ऑफ वॉल, सेकंड है हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, थर्ड है 1/4 ऑफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, फोर्थ है आपका नन ऑफ द एबव। तो लॉन्ग शॉर्ट वॉल मेथड आपका होता है वॉल के नीचे जो आपका एक्सकवेशन करना है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। वॉल की आप जो मटेरियल्स लग रहे हैं या वॉल का जो एरिया है, वॉल्यूम है, ये सब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से। इसके साथ साथ हम लोग सेंटर लाइन मेथड भी इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। हाउएवर यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल में। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल में क्या होता है कि लेंथ ऑफ वॉल, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल, इसके अलावा और अ, क्या ऐड करते हैं लॉन्ग वॉल में आपको लेंथ ऑफ वॉल पता करने के लिए। तो मान लीजिए इस तरह से कोई वॉल है, ठीक है, आपको इस तरह से कोई कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ आपका दरवाजा होगा, है ना, या आपका खिड़की, जो भी हो। तो आपको जब कंस्ट्रक्शन करना होगा तो सबसे पहले तो आप अ, इसका प्लान बनाएंगे। प्लान बना के आपको एक्सकवेशन जो करना होगा, एक्सकवेशन तो आपको पूरे एरिया में करना होगा, तो उस समय आप इन सब चीजों को इग्नोर कर देंगे कि आपका दरवाजा कहाँ है, आपकी खिड़की कहाँ है। तो हमने भी इग्नोर कर दिया लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में, ठीक है। अब देखिए जब आपका लेंथ ऑफ वॉल आता है लॉन्ग वॉल के लिए, एक आपका अ, लंबा डायमेंशन है, एक आपका छोटा डायमेंशन है। तो लॉन्ग वॉल में क्या होता है कि इस तरह से मान लीजिए ये सेंटर लाइन है, इस तरह से इसका सेंटर लाइन है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये मान लीजिए एल एक्स है आपका सेंटर टू सेंटर। तो जब लॉन्ग वॉल के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेंथ, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के साथ साथ ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, इसको भी मेजर करते हैं। ये डिस्टेंस कितना होता है? इस तरफ से हाफ द ब्रेथ ऑफ वॉल, और इस तरफ से भी आपका सेम हाफ द ब्रेथ ऑफ वॉल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। दोनों साइड हम लोग हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऐड कर देते हैं, ठीक। ये बात हुई एलेक्स, मतलब जो आपका लॉन्गर डायमेंशन है उसके बारे में। अब जब शॉर्टर डायमेंशन हम लोग मेजर करते हैं एल वाई, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं और
आपका जो हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल इधर और हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल इधर, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट वॉल के लिए रहता है। हाउएवर यहाँ पे हमें अपना सही ऑप्शन मिल चुका है, जो कि है ऑप्शन 2, दैट इज हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। फिगर को डिलीट कर देते हैं। फिगर बस बनाया गया था ताकि अपनी बातों को समझाया जा सके। चलिए, आई तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब चलते हैं जे। जे हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पूछा गया है 1 के जे में, अ लीज लैंड टू बी on condition that he shall walk 100 miles in an hour. In an hour. The lease is called. Leases, हमको लग रहा है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा गड़बड़ सवाल, मतलब सवाल की जो भाषा है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। होना चाहिए कि ए लीजेस अ लैंड, अच्छा हाँ ठीक बात है, ए लीजेस अ लैंड टू बी, या ए लीजेस लैंड टू बी। ए जो है बी को किसी बी को लीज पे देता है एक लैंड, उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। इसमें कहता है 1 के जे में कह रहा है आपको कि ए लीजेस लैंड टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 माइल्स इन एन आवर, या इन एन आवर। लीज इज कॉल्ड, ऑप्शन 1 है आपका वैलिड, ऑप्शन 2 है वॉइड, ऑप्शन 3 है लीगल, ऑप्शन 4 है नन ऑफ द एबव। तो ए लीज पे देगा लैंड बी को, मगर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 100 माइल उसे 1 घंटे में चलना होगा, 100 मील, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ, 100 इंटू 1.6 किलोमीटर्स, ठीक है। चलना कितनी देर में होगा इसको, 1 घंटे में, ठीक है, इन 1 आवर। क्या ये पॉसिबल है ना? ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 घंटे में 100 माइल चल पाए। तो इसलिए इस तरह के लीज को सरकार के द्वारा अंडर प्रॉपर्टी एक्ट वॉइड करार दिया गया है, ठीक है। इस तरह के कंडीशन वाले लीज को हम लोग नहीं मानते हैं, कानूनी तौर पे नहीं मानते हैं, और इसको वॉइड कहते हैं। वॉइड लीज ऐसे लीज को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे खत्म हुए, और हम लोग जो सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इतना ही आपके लिए। चलिए, थैंक यू।